तो आज हम करने जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको कल बताया था, मोलर चालकता यानी मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के बारे में हमने डिस्कस करी थी। तो मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बराबर कब होगी? जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, मोलर कंडक्टिविटी जो एसिडिटी और बेसिसिटी मल्टीप्लाई इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बराबर था। अगर एसिडिटी और बेसिसिटी क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो मोलर कंडक्टिविटी किसके बराबर हो जाएगा? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बराबर हो जाएगी। यानी अम्लीयता या चालकता 1 हो जाए तो मोलर चालकता तुल्यांक चालकता के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा थोड़ा। नाउ अब इसमें देखो, आप इसमें देखो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी, ये अगला टॉपिक है। यानी डाइल्यूशन का कंडक्टिविटी पे क्या असर होता है, चालकता पर तनुता का क्या असर होता है। यानी उसमें और पानी मिला दे, तनु कर दे विलयन को, तो उसकी चालकता पर क्या असर होता है। अब चालकता पर असर का मतलब कंडक्टिविटी पे इफेक्ट कब होगा? 3 टाइप्स के कंडक्टिविटी पे इफेक्ट होगा, एक ही कंडक्टिविटी पे तो नहीं होगा ना। तो कंडक्टिविटी हमारी 3 टाइप्स की है, तो तीनों पे अलग अलग इफेक्ट दिखाएंगे हम। किसका? डाइल्यूशन का, यानी तनुता का। तो पहला स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यानी कंपा, इस पर क्या असर होगा डाइल्यूशन का, तनुता का। दूसरा मोलर चालकता मीन्स मोलर कंडक्टिविटी पे डाइल्यूशन यानी तनुता का क्या असर होगा। थर्ड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मीन्स तुल्यांक चालकता पर तनुता का क्या असर होगा। क्लियर है? तो अगर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की बात करें, यानी सामान्य जो चालकता होती है, अगर उसकी बात करें कंपा की, तो ये जो होती है डिक्रीज करती है। क्या करती है? डिक्रीज करती है, कम होती है ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। कब? तनु करने पर विलयन को, यानी डाइल्यूट कर देंगे तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। मोलर कंडक्टिविटी मीन मोलर चालकता, ये इंक्रीज मीन्स बढ़ जाती है डाइल्यूट करने पे, और तुल्यांक चालकता भी बढ़ जाती है। अब क्वेश्चन होता है कि ये दोनों इंक्रीज कर रही हैं, ये डिक्रीज कर रही है, ऐसा क्यों? तो बच्चों इन दोनों के इंक्रीज करने का कारण है, जैसी आपने मोलर चालकता या तुल्यांक चालकता, किसी विलयन का 1 मोल लिया आपने, 1 मोल की चालकता होती है, तो 1 मोल में जितने ज्यादा पार्टिकल होंगे उतनी ज्यादा चालकता हो जाएगी, क्योंकि पार्टिकल ज्यादा होंगे तो मोबिलिटी बढ़ेगी, तो मोबिलिटी बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी? चालकता बढ़ जाएगी। तो अगर यहां देखें, जैसे आपने सॉल्यूशन को क्या किया, आपने तनु किया, डाइल्यूट किया, तो पार्टिकल्स का हिंड्रेंस कम हो जाएगा, उनको घूमने फिरने के लिए ज्यादा जगह मिल जाएगी, और जगह मिलेगी, आयतन बढ़ जाएगा। तो उससे क्या होगा? मोबिलिटी क्या हो जाएगी, यानी चालन क्या हो जाएगा पार्टिकल्स का, वो बढ़ जाएगा। चालन बढ़ेगा तो ये दोनों आपके यानी मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्लियर है? अब ये कम क्यों होती है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी? कारण है, देखो बच्चों, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है? 1 सीसी में कंडक्टिविटी ऑफ 1 सीसी, यानी 1 सीसी की कितनी कंडक्टिविटी? 1 सीसी, आप देखो इलेक्ट्रोलाइट का 1 सीसी ले रहे हैं आप, है ना, तो उस 1 सीसी की कंडक्टिविटी देखनी है आपको। अब हम क्या कर रहे हैं, उसको डाइल्यूट कर दें, उसमें पानी डाल दिया, तनु कर दिया, तो तनु कर दिया तो सपोज 1 सीसी में अभी हमारे सपोज ये 5 पार्टिकल है 1 सीसी में। अब हम इसको डाइल्यूट करेंगे, तो डाइल्यूट सपोज ये डाइल्यूट कर दिया आपने, इतना पानी मिला दिया आपने, तो ये पार्टिकल कहाँ हो जाएगा? ये पार्टिकल सम में बढ़ जाएगा, ये पार्टिकल सम में बढ़ जाएगा। तो अभी तक 1 सीसी में हमारे 5 पार्टिकल थे, अब 1 सीसी में कितने पार्टिकल रहे? 1 पार्टिकल रहा, तो कंडक्टिविटी अपने आप डिक्रीज हो गई, नहीं पार्टिकल कम हो गए। समझ में आएगा? तो पार्टिकल कम हो गए तो कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। तो ये कारण है कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज करती है, और मोलर कंडक्टिविटी यानी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या करती है? इंक्रीज करती है। समझ में आई बात? तो ये इंक्रीज करेगी तो क्या होगा? अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेर्नस्ट समीकरण। क्या चीज? नेर्नस्ट समीकरण। तो देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, विद्युत रासायनिक सेल के बारे में, और उसके साथ ही हम नेर्नस्ट समीकरण यूज करेंगे। उसमें कैसे नेर्नस्ट समीकरण का यूज हम किसी विद्युत रासायनिक सेल यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का विद्युत वाहक बल ईएमएफ निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो सपोज ये मुझे एक सेल दी है, ये एक सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, Zn सॉलिड, Zn2 पॉजिटिव 0.1 m, Cu2 पॉजिटिव 0.01 m, Cus। ठीक है, ये है किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका। इसमें जो लेफ्ट वाला हाफ कहलाता है ये एनोडिक कंपार्टमेंट कहलाता है, एनोड, और राइट वाला हाफ कहलाता है आपका कैथोडिक कंपार्टमेंट, मींस कैथोड कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये दोनों रिएक्शन को लिखते हैं। पहले हम लिखेंगे एनोड रिएक्शन लिखेंगे, एनोड लेफ्ट वाला होता है,
तो एनोड रिएक्शन में आप रिएक्शन लिखने के लिए लेफ्ट से राइट को जाएंगे, यानी जिंक सॉलिड से जिंक 2 पॉजिटिव बनेगा। कब बनेगा? जब जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो जिंक सॉलिड से जिंक 2 पॉजिटिव निकलेगा, इस समय जिंक से कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए? 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। इसका मतलब एनोड में इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। क्या हुआ है? लॉस हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन के लॉस को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। तो यानी एनोड पे इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीकरण होता है। समझ में आ गई बात? उसके बाद हम लिखते हैं कैथोड वाली रिएक्शन जो आरएचएस को होगी राइट हाफ में। कैथोडिक रिएक्शन लिखने के लिए आपको लेफ्ट से राइट जाएंगे आप सेम टाइम। तो Cu2 पॉजिटिव से आपका बन गया Cu। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन कम हो गए? बढ़ गए। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ कम थे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ गए, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का इसमें गेन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। तो इलेक्ट्रॉन का अगर गेन होता है तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन, अपचयन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बढ़ना। तो कैथोड में होता है इलेक्ट्रॉन का गेन। बात समझ में आ गई? उसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों रिएक्शन को हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे एनोड और कैथोड को। ध्यान रहे पहले हम इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के बाद जोड़ेंगे। यहां पर तो पहले से ही बैलेंस है, अगर बैलेंस नहीं होते तो आपको मल्टीप्लाई करके दोनों समीकरणों को फिर जाके जोड़ना पड़ता। तो यहाँ बैलेंस है, सीधे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हटाने हैं। ठीक है, अब जो रिएक्शन आपकी बन जाती है उसको लिखना है। तो रिएक्शन बन गई जिंक सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स जिंक 2 पॉजिटिव प्लस Cu सॉलिड। इसको बोलते हैं हम सेल रिएक्शन। क्या रिएक्शन है? सेल अभिक्रिया है। बात समझ में आई? उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो निकालना होता है हमें एन फैक्टर। क्या निकालना है? एन फैक्टर। एन फैक्टर मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग पर रिएक्शन, यानी हर रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं बैलेंस करने के बाद ध्यान रखना 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एन फैक्टर कितना निकल गया आपका? 2 निकल गया। ठीक है, उसके बाद हम नेर्नेस्ट इक्वेशन लिखेंगे। कौन सी इक्वेशन? नेर्नेस्ट समीकरण लिखेंगे। नेर्नेस्ट समीकरण ये होती है, ध्यान रखना, याद होनी चाहिए, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग प्रोडक्ट पी रेज टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट मींस अभिकारक रेज टू द पावर वाई। ये है नेर्नेस्ट समीकरण, याद होनी चाहिए। इसमें कौन क्या क्या है वो बता रहा हूं मैं। इन ई सेल को बोलते हैं हम ईएमएफ ऑफ सेल, यानी सेल का ईएमएफ विभव। ई नॉट सेल को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, यानी सेल का मानक विभव। ई नॉट सेल कहलाता है। ई नॉट सेल क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल, सेल का मानक विभव। कैसे निकालते हैं स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल को? ई नॉट सेल को निकालते हैं ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, यानी कैथोड का मानक विभव माइनस एनोड का मानक विभव, इन दोनों को घटाएंगे तो आपको सेल का मानक विभव मिल जाएगा। समझ में आ गई बात? 0.0591 डिवाइडेड बाय एन आपको पता है, लॉग पी कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन कितना है वो आपको दिया रहेगा, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन मींस अभिकारक सांद्रण कितना है वो आपको दिया रहेगा, और उनके कोफिशिएंट ऊपर लिखने हैं कितनी बार वो है। ठीक है, चलिए इसमें वैल्यू हम पुट करते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। ई सेल ये तो निकालना है हमें, सेल का ईएमएफ निकालना है, इस सेल का हमें ईएमएफ निकालना है, इज इक्वल टू ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होता है? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो कैथोड पे कौन सा है? कैथोड पे आपका Cu2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव, Cu हो गया। और एनोड पे क्या आपका? जिंक है, एनोड जिंक हो गया, यानी ई नॉट ऑफ कॉपर माइनस ई नॉट ऑफ जिंक हो जाएगा। ठीक है, माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 लॉग। अब देखो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन निकालने के लिए आपको यानी उत्पाद में जो भी होगा उसमें से आपको सॉलिड हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर सॉलिड कॉपर है तो इसको नहीं लिखेंगे, खाली जिंक 2 पॉजिटिव लिखेंगे। तो जिंक 2 पॉजिटिव पी की जगह लिख लिया। ऊपर रेज टू पावर एक्स है, यानी एक्स उसका कोफिशिएंट, तो जिंक 2 पॉजिटिव 1 टाइम है तो 1 टाइम लिखना। डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कोफिशिएंट, रिएक्टेंट मींस अभिकारक, अभिकारक में से भी सॉलिड को हटा देंगे, खाली Cu2 पॉजिटिव लिखेंगे, उसका कोफिशिएंट 1। ठीक हो गया? ओके सर। उसके बाद अब आपको ये चीज दी रहेगी, यानी कैथोड का मानक विभव यानी स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ कैथोड आपको दिया रहेगा और एनोड भी दिया रहेगा। यहां पर स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ कॉपर दिया है आपको 0.34 वोल्ट एंड स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ जिंक दिया आपको माइनस 0.76 वोल्ट। तो ये दो वैल्यू रखी है हमने, 0.34 माइनस 0.76। ठीक है, माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग
अब आपको जिंक का कंसंट्रेशन, जिंक टू पॉजिटिव कंसंट्रेशन कितना दिया, देखो ये दिया है 0.1 m, तो ये 1.1 क्या कहलाएगा, जिंक का कंसंट्रेशन, उसकी पावर 1 है तो 0.1 की पावर 1.1 ही रहेगा, डिवाइडेड बाय Cu2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन, ये 0.01 है तो 0.01 लिखा, पावर इसकी भी 1 है तो उतना ही रहेगा, ठीक है। ओके, ये दोनों ऐड करके इतना आता है -0.0591 डिवाइडेड बाय 2 इंटू, ये सॉल्व करके कितना हो जाता है, डिवाइड करो इसको तो 10 बनेगा, तो log 10 आ जाएगा। log 10 की वैल्यू होती है 1, कितनी होती है 1, बस इसको सॉल्व करो, 1.10 माइनस इतना मल्टीप्लाई 1 सॉल्व करो तो आपको क्या मिलेगा, ई सेल, यानी सेल का मानक, सेल का ईएमएफ आपको मिल जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये सेल का विद्युत भार बल आपको मिल जाएगा। तो नेर्नेस्ट समीकरण का हमने यूज किया, किसी भी सेल का आपको ईएमएफ निकालना है तो उसके लिए नेर्नेस्ट समीकरण का यूज हम करते हैं। नेर्नेस्ट समीकरण का डेरिवेशन आपके सिलेबस में भी नहीं है, तो खाली आपको इक्वेशन लर्न करनी है, इसमें कौन से जो आपके टर्म्स हैं, क्या क्या ये डिनोट करते हैं, कौन सा चीज क्या है, ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी जाके आप वैल्यू पुट कर पाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से किसी और सेल को आप लें, उस सेल के लिए आप पूरी ये इक्वेशन एक बार देखें, सेल का ईएमएफ निकालने की कोशिश करें, ऐसे न्यूमेरिकल अगर आपके बुक में है होंगे उसमें, तो उसमें से देखें, करने इसी प्रकार से करें, ठीक है। ओके देन, कीप वॉचिंग।